बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करता बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा होगा। चाय कॉफ़ी आपको मिल गई होगी। और यूजुअली ये होता है कि सुबह जो रूटीन है वो जो पेरेंट्स स्पेसिफिकली होते हैं जिनके बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं उनकी बड़ी हेक्टिक भी होती है, हैपनिंग भी होती है। लेकिन आजकल स्कूल्स बंद हैं तो आपको रोड्स के ऊपर रश भी कम मिल रहा है। एंड आई बिलीव कि बहुत सारे लोग जो हैं ऑफिस टाइमिंग वो जो होते हैं जल्दबाजी में जा रहे होते हैं कि बच्चों को स्कूल भी ड्रॉप करना है और ख़ुद भी ऑफिस जाना है, तो वो आजकल थोड़ा पॉज पे आई बिलीव, क्योंकि मुझे सुबह सुबह ट्रैफिक बहुत कम मिल रहा है। अच्छा जी, ट्रैफिक से याद आया, पेट्रोल प्राइसेस जैसे हम कल आपको बता रहे थे कि कल हाई ऑक्टेन फ्यूल की जो प्राइसेस उसमें इजाफा हुआ, से पेट्रोल पहले महंगा हो चुका है और अब जैसे जैसे पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है वैसे वैसे आवाम की जो तरजीहात है उसमें भी वाज़ेह तब्दीली देखने में आ रही है। और अब गाड़ी ख़रीदना सिर्फ शौक़ या आपकी सहूलत का मामला नहीं रहा, बल्कि एक बहुत समझदार और एक मौशी फ़ैसला भी बन चुका है। लोग अब ऐसी गाड़ियों की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ आपकी फ्यूल की बचत हो बल्कि लंबे अरसे तक कम खर्च में बेहतर कारकर्दगी भी फराहम करें। और बदलते हुए आलमी हालात जो कि हर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बदल रहे हैं, इस पर बढ़ती महंगाई हो, फ्यूल की गैर यकीनी जो कीमतें हैं, इसके पेश नज़र ये क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि कौन सी गाड़ियाँ ज़्यादा मौजू के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और क्या हमें रवायती जो पेट्रोल की गाड़ियों पर निसार है वो जारी रखना चाहिए या फिर जो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उनकी तरफ जाना वक्त की ज़रूरत बन चुका है। आज हमने इसी मौजू पे सोचा सुबह सुबह बात की जाए। सालिया हसन हमारे साथ मौजूद हैं, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सालिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई हैं, हर एक की टेंशन भी बढ़ गई है। जो लोग ज़ाहिर है रोज़ाना की बुनियाद पे कम्यूट कर रहे हैं, जिनका आना जाना बहुत ज़्यादा है, उनके लिए नॉर्मल पेट्रोल हो वही इतना मुश्किल हो गया अफोर्ड करना, तो हाई ऑक्टेन तो बहुत सारे लोगों की पहुंच से बाहर है। ये जो आप समझती हैं कि जो पेट्रोल प्राइसेस विद टाइम इंक्रीज़ हो रही हैं, इससे आवाम के जो तरजीहात हैं या इनके रवैये हैं टुवर्ड्स बाइंग अ कार वो चेंज होंगी? Assalamu alaikum and good morning to everyone. Thank you so much for inviting me over, Armala. आपने ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा और ट्रैफिक खाली इसलिए ऑफ नहीं है कि आज स्कूल्स ऑफ हैं, स्कूल्स ऑन है, फ्राइडे को वो ऑफ होंगे, लेकिन पेट्रोल बहुत ज़्यादा हाइक पर चला गया है। जो आपको पता है इंटरनेशनल हालात हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के, तो पेट्रोल के प्रॉब्लम्स रहेंगे अब, और ये जब तक सीज़ फायर नहीं होता, दुनिया एक पूरी कशीदगी की हालत में है, तब तक ये राइज़ ही करते रहेंगे। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन किया कि क्या ये तरजीहात लोगों की चेंज होंगी? क्या लोग गाड़ियों से वापस उतर कर साइकिलों पर आ जाएँगे या गाड़ियाँ और लेना शुरू कर देंगे? अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी ही अच्छी चीज़ है कि हम स्लो चीज़ों को अडैप्ट करते हैं, लेकिन हमारी कौम में एक ये एबिलिटी है कि जब कोई इश्यू होता है तो अडैप्टेशन है भी सही इनिशियली थोड़ी, लेकिन एकदम से चीज़ें जल्दी अडैप्ट भी कर लेते हैं। तो अभी जिस तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को आपने देखा, एक बड़ी ही मशरूम ग्रोथ हुई है पाकिस्तान में। काफ़ी कंपनीज़ आई हैं, इतनी कंपनीज़ आ गई हैं कि खुद भी नाम भूल जाता है हमें कंपनीज़ का। बट खूबसूरत बात ये है कि अब आपको मिनिमम पैसों में बेहतरीन गाड़ी मिल जाएगी इलेक्ट्रिक में। अब पंजाब साइड पे ये बड़ा ट्रेंड है, अपर पंजाब, लोअर पंजाब में, जहाँ पे 70% सेल होती है गाड़ियों की, कि सोलर्स लगे हुए हैं लोगों के घरों में। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक छोटी गाड़ी पर कुछ शिफ्ट भी होता है, लोगों को रेंज एंग्जायटी के इश्यूज़ हैं, तो उसके अगेंस्ट भी गाड़ियाँ आ चुकी है। और अगर कंप्लीटली इलेक्ट्रिक गाड़ी पर भी कोई शिफ्ट होना चाहता है तो घर में अब वो सोलर है लगाए, ना पेट्रोल का खर्चा, ना बिजली का खर्चा, एंड आप ऑन 4 व्हील्स हैं। अदरवाइज तो जिस तरह से प्राइसेस हाई हो गई हैं पेट्रोल की, तो गाड़ी से बाइक पर ही आने के हालात हैं और बाइक से साइकिल पर ही आने के हालात रह गए हैं। अच्छा सालिया, अब ज़ाहिर है दुनिया भर के अंदर जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं या हाइब्रिड कार्स हैं, इनका ट्रेंड बड़ा ज़्यादा रहा है। पाकिस्तान में भी अब चूँकि लोगों का ट्रेंड तो है और अब बहुत सारे ब्रांड्स ने इंट्रोड्यूस भी कराई है गाड़ियों के ब्रांड्स ने, लेकिन अगर मैं ऑब्ज़र्व करूँ तो कंपैरेटिवली लेट आया है ये ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स और इन चीज़ों का। और लोगों के बड़े कंसर्न्स और मिथ्स हैं कि जी इलेक्ट्रिक कार्स हैं, रेंज के इश्यूज़ हैं, अब मोटरवे पे नहीं जाएगी, इतने माइलेज इसकी होगी, that sort of concerns people had there in their minds. So अब आपको लगता है कि ओवर टाइम ये अब ज़रूरत हो जाएगी कि अब
एक शिफ्ट आएगा और जो कि प्राइसेस भी ज़ाहिर है दीगर गाड़ियों की अब आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हुई हैं और बहुत सारी नए ब्रांड्स ने एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की है जी कि हमारी गाड़ी जो है वो हाई ऑक्टेन से नॉर्मल फ्यूल पे भी चल सकती है। बिल्कुल अरमला, इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज शिफ्ट। लोगों के पास अब देखें ना चॉइस नहीं है। इफ इवन मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, मेरी एक अच्छी पे होने के बावजूद मैं एक छोटी पेट्रोल की गाड़ी अब नहीं अफोर्ड कर सकती। ठीक है, आई नीड अ सेकंड कार इन माय हाउस जो कि इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। अब तो चॉइसेस इतनी आ गई हैं। 5-5 लाख की डाउन पेमेंट में अगर आपको गाड़ी मिल रही है, बैंक की कैप है 3 मिलियन की, उसके अंदर-अंदर अगर आप गाड़ी ले सक रहे हैं, सो व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट? दूसरी बात ये है कि हमें थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ होने की ज़रूरत है। लोगों को ये होता है कि जी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ये रास्ते में रुक जाएगी। भाई, आपका ज़्यादातर कम्यूट अपने शहर के अंदर ही होता है। बच्चों को स्कूल छोड़ना, ग्रोसरी करना, घर के काम, बाज़ार, ये वो वगैरह। तो अगर आप डेली की भी कोई एवरेज 100 किलोमीटर किसी ने बड़ा ही हद गाड़ी चला ली, 100 किलोमीटर भी चला ली तो महीने का 60-70 हज़ार तो कहीं नहीं गया उसके पेट्रोल पर। लेकिन अगर उसके घर में सोलर लगा हुआ है, रात को गाड़ी चार्जिंग पर लगाता है, सुबह वो सारा दिन गाड़ी यूज़ करता है या फास्ट चार्जर है, अब हर जगह चार्जिंग स्टेशंस लगना शुरू हो गए हैं। 15 मिनट में आपकी गाड़ी चार्ज हो जाती है। सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद चेंजिंग ओवर टू एन इलेक्ट्रिक कार। जो लोगों की मिथ्स हैं, बड़ी फ़नी किस्म की एक बात है, लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक का नाम है तो शायद करंट भी लगता है, जब बारिशों का सीज़न आता है। वी गेट अ लॉट ऑफ सीरियसली? क्वेश्चंस लाइक दैट। यस, यस, पीपल से कि यार इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसमें कहीं करंट तो नहीं क्रिएट हो जाएगा। तो आप इलेक्ट्रिक गाड़ी पेट्रोल गाड़ी से ज़्यादा सेफ होती है बारिश में। उसके हाँ। सेफ्टी मेजर्स होते हैं, उसमें पानी नहीं जा सकता। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, 67% तक आपके पैसे की बचत है। गो फॉर एन इलेक्ट्रिक कार। और जो एक दफ़ा यूज़ कर लेता है ना, इट्स जस्ट द फर्स्ट स्टेप। या वो फिर दूसरी गाड़ी नहीं यूज़ कर सकता, आई एग्री और बिकॉज़ सेविंग बहुत है। सेविंग है और आई एग्री टू दैट पॉइंट कि जो पहले होता था कि लग्जरी कार्स को हम इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर कंसिडर करते थे कि जी वो लग्जरी ब्रांड्स ही इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, बट आई बिलीव कि अब बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि एक मिडिल क्लास या उन लोगों को देखकर गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स जो कि आवाम की एक्सेस में भी हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को अब माइंडसेट का भी शिफ्ट आना चाहिए। गाड़ियों का तो शिफ्ट आ रहा है, अब में माइंडसेट शिफ्ट भी सालिहा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि वही बात है कि एक क्लीशे सी सोच है कि गाड़ी हमने रखनी है तो पेट्रोल वाली रखनी है, इलेक्ट्रिक कार्स के डिसएडवांटेज है। बट आप जितना मर्जी बताएं, एक शिफ्ट आने में डू यू थिंक इट विल टेक सम टाइम? आई डोंट रियली थिंक सो, क्योंकि देखिए हमारी मार्केट जो है ना प्राइस ड्रिवन मार्केट है बेसिकली अरमला। जो चीज आप देखेंगे थोड़ी प्राइस में आएगी, लोग ऐसे खरीदेंगे। यानी कि थोड़ी प्राइस का ये मतलब नहीं है कि वो 10-15 लाख में आएगी। थोड़ी प्राइस का मतलब ये है कि करोड़ से नीचे कोई भी गाड़ी आएगी। पीपल आर बुकिंग कार्स एज इफ वो बिल्कुल फ्री की होती है। हाँ। सो दैट्स नॉट द केस। और शिफ्ट जो है वो यहाँ तक है कि हम मर्सिडीज में भी सीएनजी किट लगाने को तैयार है। पैसों पर इतनी बचत और एवरेज के ऊपर हम आ जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू दैट, जैसे कोविड में हमारा एक माइंडसेट जिंदगी का चेंज हुआ है ना, पीपल आर कमिंग बैक टू अ नॉर्मल वे ऑफ लाइफ कि यार हमने फिजिकल एक्टिविटी करनी है, आपस में ज्यादा मिलना है। एट द सेम टाइम हम ज्यादा डिपेंड करते हैं अपने मोबाइल्स पे, अपने लैपटॉप्स पर। बाहर जाना भी थोड़ा सा ज्यादा कम हो गया जिस तरह पहले होता था। सो देयर इज गोइंग टू बी अ शिफ्ट। अगर शिफ्ट नहीं होगा तो कितनी देर तक कितना खर्चा करेंगे? जो गाड़ी 60,000 50,000 का पेट्रोल लेती थी महीने का, 20,000 का चलो लेती थी, आज वो 40 के लेगी। आपकी बिजली जितनी भी महंगी हो जाए, घर पर सोलर है या आप बाहर का भी कोई यूनिट यूज करते हैं बिजली का, आप इलेक्ट्रिक बड़ी जो चार्जर्स होते हैं 120 किलोवाट से अपवर्ड्स, तो आप बताओ ना कि अगर मैक्सिमम भी महंगा यूनिट है तो 110 रुपए का। पेट्रोल देखो किधर चला गया है लीटर। और फिर पेट्रोल की फ्यूल एफिशिएंसी जो है दैट इज हार्डली 67-68%, हार्डली 70%, क्योंकि वो सारा हीट में उड़ जाता है। बिजली की एफिशिएंसी 99% है, आपकी गाड़ी को वो पावर देती है। इस जस्ट कि अभी हमें यूज नहीं करना आता। फिर जब हम इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं कि यार इसकी रीसेल क्या होगी, नंबर वन। नंबर टू, हमें होता है कि यार ये हमें इस्लामाबाद तक पहुंचा देगी, कराची तक पहुंचा देगी। सो मैं सब लोगों को एक चीज एजुकेट करना चाहती हूँ अपने अवाम को, कि जब आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं उसमें मेंटेनेंस कोई नहीं है। ठीक है, उसके अंदर ना ऑयल है ना ऑयल फिल्टर है, ऐसी चीजें नहीं है, क्योंकि उसमें हीट प्रोडक्शन भी कम होती है। तो उसकी डेप्रिसिएशन भी कह लें कि 50 to 60% आम पेट्रोल की गाड़ियों से कम होती है, क्योंकि हीट प्रोडक्शन नहीं हो रही गाड़ी की।
आप 3 साल में गाड़ी के पैसे पूरे कर देते, आप दूसरी नई गाड़ी ले लें। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि 3 साल के बाद नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ये सस्ती हो जाएगी, ये अच्छे पैसों में नहीं बिकेगी, आपने तो दूसरी गाड़ी बचा ली बचत से। सो थिंक ऑन दीज लाइन्स, there's an हाँ, asset based ये से इस लाइंस पे सोचना बड़ा चैलेंजिंग है, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ पीपल जो कि माशाल्लाह दे कैन अफोर्ड, बट एट द एंड ऑफ द डे वो माइंडसेट कहीं ना कहीं गेम चेंज होती है। अच्छा, इम्पोर्टेड और लोकल कार्स, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लोकली असेंबल्ड कार्स भी, बिकॉज आई बिलीव कि यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स असेंबल कर रहे हैं। सो क्या इनमें फ़र्क, और मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बताओ कि क्या ऑडियंस को, अगर हमें जो देख रहे हैं जो परेशान भी हैं, क्या ऑप्ट करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मोबाइल और गाड़ी कभी भी पुरानी नहीं लेनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो 2 किस्म की गाड़ियां पाकिस्तान में है, एक होता है सीबीयू, दैट मीन्स कंप्लीट बिल्ट यूनिट, जो पूरी गाड़ी बनी हुई आती है, और एक होता है सीकेडी, कंप्लीटली नॉक डाउन यूनिट, यानी कि गाड़ी के पार्ट्स आते हैं और हम आपस में उसको असेंबल करते हैं। अब इट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी के सीबीयू यूनिट की हमेशा क्वालिटी सुपीरियर होती है, ठीक है, उसका पेंट भी बाहर का सुपीरियर होता है। वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं हमारे मुल्क से बाहर जो यूज हो रही होती हैं गाड़ी बनाने के लिए। अब वही जिग्स तो यहाँ आ जाती हैं, टेक्नोलॉजी भी एक किस्म की आ जाती है, आप असेंबलिंग, लेकिन जो पार्ट्स हम लोग लेकर आ रहे होते हैं, अब ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि वो किट किस किस मटेरियल की लेवल की लाते हैं। सेम सीबीयू के लेवल की किट वो इंपोर्ट कर रहे हैं, या किसी लोअर काइंड की, पैसे बचाने के लिए वो किट की क्वालिटी इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर पेंट वो पाकिस्तान में कैसा यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो सीबीयू यूनिट कभी ऐसा होता है कि सेम होते हैं, यहाँ की असेंबल्ड गाड़ी और बाहर की गाड़ी सेम होती है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ की असेंबल्ड गाड़ी और बाहर की गाड़ी में बहुत फर्क होता है। वो इंटरनेशनली वो पेंट फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है जो वहां की क्वालिटी का है। तो यहाँ पर भी जो अवेलेबिलिटी होगी डिपेंड्स कि कौन सी कंपनी कितना खर्चा करने को उस गाड़ी के ऊपर तैयार है, अपने प्रॉफिट मार्जिन कितने लो रखने को तैयार है, क्योंकि अब कंपटीशन इतना हो गया है, मतलब कि एट द एंड ऑफ द डे इफ आई वांट टू गो एंड बाय अ कार अपनी मार्केट से, तो मुझे 50,000 मुझे जापानीज गाड़ियां भी नजर आती हैं, मुझे चाइनीज इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी नजर आती हैं, मुझे बहुत सारी गाड़ियां नजर आती हैं। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट? लेकिन उसमें से आपने, हाँ, लेकिन जिसमें आपने क्या चीज़ ऑप्ट करनी है, जो अभी सालिया ने हमें बताया कि आपको किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, बिकॉज फ्यूल प्राइसेस मेरे मतलब मैं बोलना नहीं चाहती, बट नियर फ्यूचर में कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जो चीज़ बढ़ गई वो बढ़ गई, अब वो कम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच सालिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सालिया हसन हमारे साथ मौजूद थी जी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज फ्यूल प्राइसेस को लेकर एक आम शहरी बड़ा कंसर्न है, हम सब बहुत कंसर्न है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको कम्यूट भी करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना भी है, और आपने कौन सी बेहतर ऑप्शंस को ऑप्ट करना है, इस हवाले से सालिया हमें बता रही थी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। रमज़ान में वेदर कुछ अजीबो गरीब सा अच्छा रहा, लेकिन अजीबो गरीब पैटर्न्स रहे। इब्तिदा में हमने शदीद जो गर्मी है इसने आम जिंदगी को समहाउ मुतासर किया, लेकिन लोगों ने पंखे भी चलाना शुरू कर दिए थे, मगर अचानक मौसम ने रुख बदला और सर्दी लगना शुरू हो गई। सब हैरान भी हुए कि ये वेदर जो है फिर से इसमें शिफ्ट आया है, और अब महकमा मौसमियात के मुताबिक दोबारा से बदलने वाला है। और पेशगोई के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में अगर बात की जाए तो तेज़ हवाओं और आंधी के साथ बारिशें एक्सपेक्ट की जा रही हैं, जबकि कुछ मकामात पर ज़ालाबारी के हवाले से भी उसका इम्कान ज़ाहिर है। ये सिलसिला जो ख़ास तौर पे अगर हम बात करें बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों को मुतासर करेगा, और बाज़ इलाकों में जो बारिशें हैं वो भी मुतवक्के हैं। फॉर 24 till 27 इसकी कुछ बढ़ने की तवक्को भी है। सो अब हम 31 मार्च तक भी जारी रह सकता है, ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन ज़्यादा डिटेल जो है हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ इरफान बेग साहब मौजूद हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर हैं महकमा मौसमियात, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेदर के बड़े अनएक्सपेक्टेड से पैटर्न्स हैं जो कि हमने रमज़ान के दौरान भी देखे, और ईद पे एकदम से वेदर बहुत चेंज हुआ, ख़ास तौर पे अगर हम लाहौर की बात करें। सो अभी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी? ये वेदर शिफ्ट दोबारा हम देखेंगे, गर्मी अब आ जाएगी वंस फॉर ऑल, या नहीं हम ये ऑन एंड ऑफ देखते रहेंगे पैटर्न्स? देखिए, ये जो
मगरबी हवाओं का सिलसिला है, ये कल जो है ना बलूचिस्तान में जो है वो एंटर हुआ है, और इसने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की है। आज भी ये बलूचिस्तान और बालाई इलाकों में मजीद बारिश करेगा। और आने वाले दिन जो होंगे, ख़ास तौर पे जो 28, 29 और 30 के दिन होंगे, इसमें जो है ना इसमें शिद्दत होगी सिस्टम में। और क्योंकि ये दिन के औकात में ज़्यादातर क्लाउडी रहेगा मुख्तलिफ इलाकों में, इसलिए दिन के दो दर्जा हरारत होंगे, वो टेम्परेचर जो होंगे वो बढ़ेंगे नहीं। हम्म। वो आपको जो है ना वो मोतदिल मुख्तलिफ इलाकों में रहेंगे। और इतनी यकदम जो है ना वो गर्मी नहीं होगी। तो आने वाले जो जितने भी दिन हैं मार्च के, इसमें जो है ना वो गर्मी ऐसे सच नहीं होगी। दिन के दर्जा हरारत बहुत बेहतर होंगे, और इसी तरह ये सिलसिला चलेगा। और वो जो एक गर्मी की कैफियत है वो जो है वो आपको महसूस नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, ये जो हमने वेदर पैटर्न्स भी देखे हैं इरफान साहब, ये थोड़े प्रोलॉन्ग हो रहे हैं, बिकॉज आई बिलीव कि हम मार्च के अंदर इतना एक्सट्रीम वेदर पिछले साल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हमने नहीं एक्सपीरियंस किया। लेकिन अब चूंकि ये शिफ्ट बड़ा ऑन एंड ऑफ देखने में आता है कि हम समझ रहे हैं कि गर्मी आ गई है, इवन लोगों ने पंखे चलाना शुरू कर दिए, बहुत सारे लोगों ने तो एसी का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था पिछले दिनों में। लेकिन अब ये शिफ्ट आया कि पंखे भी बंद हो गए हैं। तो ये हम एक्सपीरियंस अप्रैल के स्टार्ट में भी करेंगे, चूँकि आपने मार्च के एंड पे कहा कि बेहतर रहेगा इस तरीके से। देखिए, जो टेम्परेचर्स की जो कैफियत होगी, ये यकदम अब शूट नहीं करेगा ये टेम्परेचर। ओके। अब ये आस्ता आस्ता बढ़ेगा। लेकिन ये है कि आप ये कहें कि शिद्दत नहीं होगी धूप में। जब आपको क्लाउडी नहीं मिलेगा दिन में, सनशाइन होगा, उस वक्त आपको धूप की शिद्दत भी महसूस होगी। क्योंकि ये वाली जो है ना, अब ये विंटर नहीं है, ये स्प्रिंग का सीजन चल रहा है, जिसमें जो है आपको धूप जो है ना वो महसूस होगी। खास तौर पे जो मैदानी इलाके होंगे, वहां पर आपको जो है धूप की शिद्दत महसूस होगी। यकदम टेम्परेचर राइज नहीं करेंगे, गो के आस्ता आस्ता ये टेम्परेचर राइज करेंगे जी। बिल्कुल ठीक है। और ये जो बारिशों का सिलसिला हम एक्सपेक्ट करें, किन किन इलाकों में हम एक्सपेक्ट करें? देखिए, ये वाला जो सिलसिला है, ये अभी आज रात 25 की जो रात होगी और 26 हो गए की मॉर्निंग और दोपहर तक जो है ना, ये हमारे जो बलाई इलाके होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश होगी। जो शुमाली बलूचिस्तान के इलाके होंगे, ज़ोब, बारखान, कोयटा, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, ये सारे इलाके। इसके अलावा जो आपका बालाई पंजाब के कुछ इलाके होंगे, जिसमें खिता पठवार भी होगा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, और जो पंजाब के कुछ इलाके जो हैं, मंडी बहाउद्दीन हो गया, या गुजरात, जेहलम, इस तरह के इलाके हो गए। तो यहाँ पर भी जो है ना वो बारिश एक्सपेक्टेड है। और इसके अलावा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ये आज रात और कल। उसके बाद एक दिन का गैप है, एक दिन ब्रेक आएगा इसमें, और दोबारा से ये वाला सिलसिला जो होगा ये एक्टिव होगा 28, 29 और 30 में। और उसके अंदर जो होगा आपको सिंध में भी बारिश होगी। इसमें भी आपको देखेंगे कि ये वाला जो स्पेल है आज रात और कल, इसमें भी सिंध के कुछ इलाकों में जो है ना वो बारिश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो फिर अगला जो आएगा 28, 29 और 30 में जो होगा, उसमें भी जो है ना वो तुलो अर्स में जो है ना वो बारिश होगी, बलूचिस्तान के इलाकों में। और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि जो गंदम की कटाई के इलाके हैं, ख़ास तौर पे जो साउथ पंजाब के इलाके या सिंध के इलाके, जहाँ पर कटाई तकरीबन करीब करीब है, तो वहाँ पर लोगों को जो है ना वो जाहिर बात है, वो किसानों को जो है ना, अगर वो कटाई शुरू कर दिए तो ओपन ना रखें। क्योंकि इसमें आंधी चलने का भी इम्कानात हैं, और इसमें बाज़ इलाकों में जो है ना वो जालाबारी भी हो सकती है जी। बिल्कुल ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर मैं लाहौर और कराची और इन बड़े शहरों का भी जिक्र करूं? जी, कराची में आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कि इसमें प्रोबेबिलिटी जो है ना वो ऐसा सच इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज रात और कल सुबह जो है ना वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कराची में भी बारिश हो जाएगी। इसमें लाहौर में भी जो है वो क्लाउडी होगा, और इसमें किसी टाइम पे जो है ना वो बारिश भी एक्सपेक्टेड है। तो ये वाला जो आज रात और कल का है, जो 28, 29 और 30 में होगा, उसमें लाहौर में जो है ना वो अच्छी बारिश हो जाएगी। और जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी अच्छी बारिश है, और खिता पठवार के अंदर भी अच्छी बारिश हो बिल्कुल ठीक है। तो इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से आवाम के लिए इस वेदर रिलेटेड आप कोई भी मैसेज देना चाहें, चूँकि अलर्ट्स वगैरह तो आते रहते हैं महकमा में आपकी तरफ से? देखें, ये जो है, इस हवाले से मैं ये कहता हूँ कि ख़ास तौर पे जो 28, 29 और 30 को जो वेदर आएगा, उसमें जो हमारे जो पहाड़ी इलाके होंगे, वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। और जो है बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। इसलिए लोगों को, ख़ास तौर पे जो टूरिस्ट्स हैं, उनको एहतियात करनी चाहिए ट्रैवलिंग के दौरान में, इन इन दिनों।
बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच इरफान साहब, बहुत शुक्रिया। इरफान बेग डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात हमारे साथ मौजूद थे। वेदर प्रेडिक्शंस जो महकमा मौसमियात की तरफ से हैं वो बता रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। पाकिस्तान के लिए जो खेलों के मैदान है उसमें से एक बड़ी अच्छी और काबिल फ़ख्र खबर सामने आई है, जहां एशियन लैक्रोस गेम्स 2026 में जो रियाद में मुनक्किद हुई उस मुकाबले में पाकिस्तानी विमेन नेशनल लैक्रोस टीम ने सिल्वर मेडल जीत कर तारीख रकम की है। और ये कामयाबी इस लिहाज से भी बड़ी गैर मामूली है कि लैक्रोस जैसे खेल जिसके बारे में मैं भी नहीं जानती थी, ये पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन है और इससे पहले शिरकत में मेडल भी जीता है। ये भी एक बड़ी कामयाबी है। फिर आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर जो महदूद वसाइल हों, सख्त मुकाबले हों और किसी मुतबादिल खिलाड़ी के बगैर मैदान में उतरने वाली इस टीम ने जी बड़ा हौसले, हिम्मत और आज़म का मुजाहरा किया। इस वक्त इस टीम के रिप्रेजेंटेटिव जो ख़वातीन हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और पंजाब से अली हसन जिन्होंने रिप्रेजेंट किया इस गेम को वो भी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अली हसन, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ साथ हमारे साथ मोमिना तारिक और मुकद्दस तारिक भी मौजूद हैं। आप दोनों को भी खुश आमदीद जी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो अली, ज़रा आप मुझे लैक्रोस का थोड़ा इंट्रोडक्शन दें, क्या होता है ये, फिर मैं आपसे आपकी अचीवमेंट के हवाले से भी बात करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मेरी तरफ से लैक्रोस यूरोपियन गेम है, पाकिस्तान में नई इंट्रोड्यूस हुई है। ओके। तो इसमें 6 खिलाड़ी होती हैं गेम में। ठीक है। 2 गेमें होती हैं, एक में 6 खिलाड़ी होते हैं और एक में 10 होते हैं। ठीक है। तो 6 वाली जो गेम थी वो हमने रियाज में खेली है। ओके। और जिसमें 10 खिलाड़ी होती हैं वो जापान में खेली थी। वो खेल चुके हैं जी। अच्छा, और अब मुझे ये बताएं कि होती किस तरह की, मिक्सचर है हॉकी का जी और फुटबॉल का? हॉकी और फुटबॉल का मिक्सचर है। हॉकी ग्राउंड में खेलते हैं ना, हाँ। इसमें एक स्टिक होती है और नेट लगा होता है, उसके अंदर कैच करके तो गोल करना होता है। अच्छा, ओके। तो ये इंटरनेशनली खेली जाती है बहुत। और पाकिस्तान में कब, कितना टाइम हुआ इंट्रोड्यूस हुई है? पाकिस्तान में 1.5 साल हो गया। ठीक है। लेकिन मुझे 8 माह है खेलते हुए। 8 माह हो गए हैं खेलते हुए, और 8 माह में आपने इतनी ट्रेनिंग कर ली कि आप गए इंटरनेशनली और आपने जी, खेला। जी। तो मुझे बताइए यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, कैसे आप लोग ट्रेनिंग करते हो, प्रैक्टिस करते हो? पाकिस्तान में तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं है ना गवर्नमेंट की तरफ से, और हम लोकल पार्क्स और पब्लिक ग्राउंड में ट्रेनिंग करते हैं इसकी। बिल्कुल ठीक है। मुकद्दस मोमिना, ज़रा अब अपने हवाले से बताएं, कितना टाइम हो गया आपको लैक्रोस खेलते हुए और इस गेम में आपकी रिप्रेजेंटेशन कैसी थी? जी मुझे जो है वो 1.5 साल हो गया है ये गेम खेलते हुए। और जापान ओपन ओकिनावा चैंपियनशिप 2025 फरवरी में जो है वो हमने वुमेन्स की टीम ने जो है वो गोल्ड मेडल लिया है। और इसके अलावा अभी जो है वो 2026 फरवरी में जो है वो हम रियाद एशियन गेम्स के लिए गए थे, वहाँ पे हमने जो है वो वुमेन्स की टीम ने सिल्वर मेडल लिया है। और हम जो है वो हरिपुर हज़ारा से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ भी इस गेम को बहुत डेवलप कर रहे हैं। यहाँ से अपने साथ लोकल पब्लिक में, पार्क में, ग्राउंड्स में जो है वो हम लोग इस गेम को सिखाते हैं। वहाँ से फिर और प्लेयर्स लेते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, जो जिनमें ये स्किल्स होती हैं कि ये गेम खेल सकते हैं, उनको हम आगे लेके जाते हैं इंटरनेशनल लेवल तक, और उनको भी साथ सपोर्ट करते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है तो इसलिए हम खुद एक दूसरे का सहारा बन के जो है वो एक दूसरे को आगे लेके जा रहे हैं। ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग खुद से इंट्रोड्यूस आपको जब ये हुई और आप लोगों ने खुद इनिशिएटिव लिया। मुझे ये भी बताएं, आपके साथ जो मौजूद है मैं उनसे भी सवाल करना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये जो आप लोग ने, आप ख़वातीन की टीम ने जो रिप्रेजेंट किया, ये टीम बनाने में और आप लोगों को कब ये जो रिप्रेजेंटेशन या आप लोग इंटरनेशनली खेलने गए, इसके लिए किस प्रोसेस से गुजरे आप लोग? ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं थी, तो हम अपने सेल्फ एक्सपेंसेस पे जो है वो ये टूर कर रहे थे। जापान के लिए भी जो हम गए वो अपने सेल्फ एक्सपेंसेस पे गए, सऊदीया के लिए भी। तो वो और प्लेयर्स को आगे लेके आना और इस बेस पे कि वो सेल्फ एक्सपेंसेस पे आगे जाएं, ये बहुत मुश्किल होता है। तो हम दोनों ने मिलके, हमारे साथ एक हमारी टीम की और प्लेयर है कुलपरी, उसने मिलके और सरतेफूर ने मिलके जो है वो हमने टीम बनाई और हम लोगों ने प्लेयर्स को सिखाई ये गेम, और इसके अलावा उनको आगे इंटरनेशनल लेवल पर लेके आए। और हम दोनों तो कर्जा लेकर गए थे, और हमारी जो एक और कैप्टन है टीम की गुलपरी, वो अपनी कार बेचकर जापान गई थी, और अभी तो दोबारा सऊदीया, फिर कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं थी तो हम दोबारा कर्जा लेकर गए। हम पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बिल्कुल बिल्कुल जीरो सपोर्ट है।
तो मुझे ये बताएं कि ये आपकी कोई फेडरेशन है जिसके तहत आप लोग जाते हैं? अगर आप अपनी ओर पे, मतलब एक होता है ना कि आप प्लेयर्स ने इंडिविजुअली इस चीज़ के लिए क्वालिफाई किया और आप लोग चले गए, क्या इस, क्योंकि अभी 1.5 साल हुआ है जो आपने भी मुझे मेंशन भी किया कि इसको इंट्रोड्यूस हुए हुए पाकिस्तान में, तो क्या कोई बॉडी मौजूद है जिसके तहत आप लोग जाते हैं और आगे आपको लेके जा रही हैं, दो के फाइनेंसेस आप लोग अपने इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, जी, ये पाकिस्तान लैक्रोस फेडरेशन है, जो कि हमारे जो सीईओ हैं, फाउंडर हैं लैक्रोस के पाकिस्तान में, जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, डॉक्टर इंजीनियर तैफूर ज़रीन। उन्होंने इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया और उन्होंने एक फेडरेशन बनाई है प्रॉपर, हर रूल रेगुलेशन को, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए प्रॉपर हम एनओसीज लेके स्पोर्ट्स बोर्ड से जाते हैं। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह एफिलिएशन का भी काम चल रहा है। ये सारी मेहनत जो है वो हमारे जो सीईओ हैं इंजीनियर डॉक्टर तैफूर ज़रीन साहब, ये उनकी है कि वो इतनी एफर्ट कर रहे हैं हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए कि अभी हमारी एफिलिएशन हो जाएगी तो इंशाल्लाह कुछ मुश्किलात जो है वो हमारी हल हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अली हसन, मुझे आप बताएं, जैसे आप पंजाब से एक वाहिद लड़के थे जो रिप्रेजेंटेशन के लिए गए, वहाँ पे जाकर, क्योंकि पूरी दुनिया में ये पहले से खेली जा रही है और पाकिस्तान में रिसेंटली आपने क्या फ़ील किया ट्रेनिंग्स, क्योंकि ज़ाहिर है अभी नई चीज़ है, आप लोग भी सीख रहे हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि आप लोग गए हैं। अब किस तरह की ट्रेनिंग होती है इस गेम की? इसकी ना ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है ना। तो हम लोग यहाँ से नरान गए थे, उधर नरान से सैफुल हम लोग झील तक हमने हाइकिंग की थी। ओके। माउंटेन्स के ज़रिए हम उधर गए थे। उसके बाद 2-3 घंटे हम लगातार रनिंग करते रहते हैं, तो इसकी ट्रेनिंग बहुत सख्त है ना। ठीक है, तो आप लोग खेलने के लिए कैसी ट्रेनिंग करते हो ये बताओ? खेलने के लिए हम लोग जो कैचिंग वगैरह शूटिंग होती है वो करते हैं। उसके अलावा लोकल पार्ट्स में ट्रेनिंग ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, इसीलिए। तो आप जैसे गए हो, आपको फेडरेशन, जैसे इन्होंने कहा कि फेडरेशन के तहत है, लेकिन आप चूँकि पंजाब से, आप भी अपने एक्सपेंस पे गए हो? जी जी, अपने खर्चे पे गए हम सब। आप सब अपने खर्चे जी, पे गए हो? पूरी टीम जापान अपने भी खर्चे। और अभी रियाद भी? जी जी, हमारे घर वालों ने भी, पापा ने कर्जा लिया था किसी से, तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता स्पोर्ट डेवलप हो रही है, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म से एनीथिंग यू वांट टू से, आप कुछ कहना चाहो कि आपको ये फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट या स्पोर्ट्स बोर्ड या मिनिस्ट्री खुद भी अप्लाई करे? बिकॉज पंजाब के अंदर आई बिलीव कि वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारे प्लेटफॉर्म या आप लोग अपने तौर पे भी कोशिश करो तो हमारी चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। देर हो, लेकिन ज़रूर मैं चाहूँगी आप मैसेज दो। तो मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह बाकी स्पोर्ट्स को वो कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा सा करें, ताकि हम भी इस गेम को आगे प्रमोट कर सकें और अच्छे तरीके से खेल सकें। तो अली हसन, वहाँ पे जितने लोग आए थे जो दीगर प्लेयर्स थे, उनकी किस तरह की, क्या स्ट्रेंथ्स आपने उनकी देखी? वो लोग बहुत अच्छा खेल रहे थे ना, उनके पास इक्विपमेंट बहुत अच्छे थे। हमारे पास तो हमने खुद ही घर में बनाए हुए थे, तो जब मसला हुआ था इसका। ठीक है। अच्छा मुकद्दस और मोमिना, आप मुझे बताएं कि आप दोनों में से ज़ाहिर है हर एक ने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है? चूँकि आप ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं, वहाँ पे आपने जब खेला तो उनकी ट्रेनिंग में आपको क्या डिफरेंस लगा जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, या फैसिलिटीज़ की बात करें, इक्विपमेंट की बात करें? यहाँ की वहाँ की फैसिलिटीज में बहुत फर्क है, क्योंकि वहाँ जो है वो काम करती है, उनके पास ग्राउंड की फैसिलिटीज है ना, हमारे जेस्टिक्स हैं जो हमारे सर हैं वो खुद बनाते हैं, नेट भी होता है और जो यहाँ पे ये जो नहीं मिलता हमें, वहाँ ये यहाँ से हम लेते हैं और घर में बनाते हैं। अच्छा, मुझे ऑडियो बिल्कुल भी नहीं आ रही आप दोनों की, ये बड़ा कनेक्शन का इशू है। मैं चाहती हूँ आपकी बात हम तक पहुँच जाए। मैं चाहूँगी आप दोबारा से बात रिपीट कर दो अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो। हमारे पास तो नहीं है, हम किसी स्कूल के ग्राउंड में ले लेते यहाँ पे। मैं अच्छा, ये क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि जो बच्चे हमारे पास आए हैं इनके मुताबिक कि ये स्पोर्ट जो है कोई 1.5 साल हुआ है पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है, इसकी एक प्रॉपर बॉडी और फेडरेशन मौजूद है,
जो कि इन प्लेयर्स को इकट्ठा करी है डिफरेंट जगहों से, इलाकों से, जैसे ये हज़ारा से हैं, ये पंजाब से हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इनकी फैमिलीज़ ने इनको भेजा है, अपने ओन के ऊपर ये गए हैं, कोई कर्ज़ा लेकर गया है, कोई अपनी गाड़ी बेच के गया है, और ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए हैं। तो आई बिलीव कि हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पंजाब में मैं मरीम नवाज़ साहिबा से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, और वहाँ पे उनके सूबे में जो अथॉरिटीज़ इस चीज़ को देख रही हैं, मिनिस्ट्री देख रही है, प्लीज़ आप इन बच्चियों को ऑन करें, और ये अगर अच्छा खेल रहे हैं, अगर इस कम फैसिलिटीज़ के अंदर ये मेडल्स लेकर आ रहे हैं, तो आप इमेजिन करें कि अगर इनको सपोर्ट मिलेगी, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, इक्विपमेंट मिलेगा, तो ये कितने बड़े पैमाने के ऊपर कामयाबियाँ समेट सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन आउट देयर कि जो इनको सपोर्ट कर सकता है, इवन प्राइवेट सेक्टर, कोई भी प्लेयर को ऑन कर लें, उनको खेलने में हेल्प कर दें, तो बड़ी बात है, क्योंकि अली हसन की फ़ैमिली ने भी कर्ज़ा लेकर इनको भेजा है, मुक़द्दस और मोमिना की फ़ैमिलीज़ ने भी जो लोन लिया है, जापान गए हैं, रियाद गए हैं, आगे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दुनिया भर में खेल खेला जाता है। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक अली हसन, और मोमिना और मुक़द्दस आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत सारी कामयाबियाँ समेटे, और अल्लाह करे कि आप लोगों को ओनरशिप मिले इस खेल के लिए और आप अच्छा खेलें। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। हमारे माशरे में ख़वातीन के जहाँ पे हम बुनियादी हकूक़ की बात करते हैं, और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अक्सर ख़वातीन को उनके हकूक़ नहीं मिल पाते, और उन्हीं में से एक अहम हक महर है, जो कि निकाह के वक्त औरत का शरई और कानूनी हक भी होता है। अफसोस की बात यह है कि कई मौक़े पर ख़वातीन को इस हक के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, और अपना जायज़ हक हासिल करने के लिए अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटाना पड़ता है। और ऐसे में लाहौर हाई कोर्ट का जो हालिया फ़ैसला है, वो ना सिर्फ एक खातून को इंसाफ फराहम करता है, बल्कि एक मजबूत मैसेज भी देता है कि हक महर कोई रस्मी या सानवी चीज़ नहीं है, बल्कि एक खातून का बुनियादी हक है, जिसे हर सूरत अदा किया जाना चाहिए। अदालत ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि अगर निकाह नामे में महर की अदायगी का वक्त दर्ज ना हो, तो बीवी जब भी मुतालबा करेगी उसे हक महर अदा करना लाजिम होगा, चाहे शादी बरकरार ही क्यों ना हो। और ये फैसला जी सिर्फ कानूनी नुक्ता नज़र से नहीं, बल्कि माशरती सतह पर भी बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज लेकर आता है कि अगर ख़वातीन के हकूक़ को नज़रअंदाज करने का रुझान अभी भी है, जो कि चैलेंज है, और इंसाफ के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। इस पर हम ज़रा बात भी करेंगे, और तफसीली तौर पर जो फैसला आया उसके हवाले से भी जानेंगे। मोहम्मद तला मुश्ताक साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये बड़ा अच्छा फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का। मैं चाहूँगी थोड़ी सी आप हमें डिटेल्स बताएं, और इसका जो बैकग्राउंड है वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, सो इट्स अ रीसेंट डिसीजन, हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा साहब का ये एक रिपोर्टेड जजमेंट है, विच इज़ अ वेरी वेरी वेलकमिंग जजमेंट अगर हम रिसेंट टाइम्स में देखें। और बेसिकली इस जजमेंट में ये कैटेगोरिकली बता दिया गया है कि जो कन्फ्यूजन थी अबाउट हक महर के, क्या जो डिफर्ड महर है वो हस्बैंड की वफ़ात के बाद मिलेगा या डाइवोर्स के टाइम मिलेगा, तो उसको बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने पिन पॉइंट करके कहा है कि अगर ये चीज़ आपने अपने मुआहदे में, जो मुआहदा बेसिकली निकाह नामा है, अगर उसमें इस चीज़ को मेंशन नहीं किया, तो एज़ पर सेक्शन 10 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 औरत किसी भी वक्त इवन ड्यूरिंग द मैरिज उसको मांग सकती है, डिमांड कर सकती है, और मर्द को उसकी अदायगी उस पर फ़र्ज़ है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो बेसिकली इसी कन्फ्यूजन को, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इस पे सुप्रीम कोर्ट की 2009 की एक जजमेंट थी जो कहती थी कि नहीं, सिर्फ जो डिफर्ड महर है, जिसे हम महर मुवज्जल भी कहते हैं, वो हस्बैंड की वफ़ात के टाइम मिलेगा या डाइवोर्स के टाइम मिलेगा। फिर 2024 में सुप्रीम कोर्ट का एक डाइवर्जेंट व्यू आया इसके ऊपर। तो अब कौन से व्यू को मानना है, किस तरफ जाना है, तो उस लाहौर हाई कोर्ट की बड़ी एक जामिया जजमेंट आ गई है इस जजमेंट की सूरत में, जिसने ये क्लैरिफिकेशन दे दी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप चूँकि आप प्रैक्टिस भी करते हैं, आपको आइडिया भी होगा चैलेंजेस क्या थे ख़वातीन के। बेसिकली ये एड्रेस बहुत डिटेल कर दिया गया है, और आपने ख़ुद भी मेंशन किया, लेकिन हम एक आम पब्लिक के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ज़ाहिर है जब केसेस आते हैं, जब आप बहुत सारे केसेस का
बैकग्राउंड सुनते हैं तो शायद वो चीज़ें आपके वहमो गुमान में भी नहीं होती। इस हक महर वाले मामले में क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं ख़वातीन को ड्यूरिंग मैरिज भी और ड्यूरिंग डिवोर्स भी, ये सारे प्रोसेस में? अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या इस जजमेंट के बाद चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे? जी नहीं। अच्छा, वजह ये है कि कानून तो हमेशा से औरत के साथ खड़ा है। सवाल ये है कि क्या मुआशरा औरत के साथ खड़ा है या नहीं। तो हमारे मुआशरे के जो सोसाइटल प्रेशर्स हैं, जो ख़वातीन के ऊपर दबाव डाला जाता है, इवन ड्यूरिंग दी मैरिज हम देखें तो मेरा नहीं ख्याल 90% ऑफ दी विमेन वो अपने निकाह नामा को भी पढ़ सकती हैं। देखो ऐसा ही है। एक ऐसा टैबू अटैच कर दिया गया है कि आप जिस शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने जा रहे हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट आप उसके साथ साइन करने जा रहे हैं, आप उसको पढ़ नहीं सकते। अगर आप निकाह नामा इटसेल्फ, जो कि एक इस्लामी चीज़ है, अगर औरत को ये हक दे दिया जाए कि वो निकाह नामा पढ़कर उस पर जो भी शराइत रखना चाहती है वो अपने होने वाले हस्बैंड के साथ उस पर डिस्कशन के बाद, जो कि एक नॉर्मल, जिसको नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है, उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है आपस में साथ। तो प्रॉब्लम बेसिकली सोसाइटल प्रेशर्स का है। अब मिसाल के तौर पे जब भी निकाह नामा की बात होती है तो औरत को बता दिया जाता है कि ये तुम्हारा इस हक महर से कोई लेना देना नहीं। अच्छा छोड़ो, हक महर लेकर क्या करना है, वो लड़के वाले क्या सोचेंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे, मुआशरा क्या सोचेगा। जब मौलवी साहब ऊंची पढ़ेंगे निकाह नामा और सब सुनेंगे तो क्या मैसेज जाएगा। तो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और ना सिर्फ निचले तबके में करती हैं, ये हमारे हर तबके में पाकिस्तान में ये चीज़ें, हमारे घरों में ये चीज़ें और इवन पढ़ी लिखी फैमिलीज में ये इशू है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और सो मच सो इसमें मैं ये भी समझता हूँ कि कोई ये ज़रूरी नहीं कि लड़के वालों का मसला हो, ये एक कॉमन इशू है। लड़की वालों का ज़्यादा मसला है लड़के वालों की निस्बत। हाँ, शायद वो डर का एक ऐसा माहौल पैदा किया हुआ है कि लोग क्या कहेंगे या वो क्या कहेंगे, तो ये प्रॉब्लम है। अब उसमें जब आपको पता ही नहीं कि आपने अपने लिए कौन से राइट्स रखवाए हैं निकाह नामा में। अब अगर आप थोड़ा सा हम इसमें आगे चले जाएं तो तलाक का राइट इस्लाम कहता है कि अगर हस्बैंड डेलीगेट करता है औरत को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ निकाह, तो वो तलाक का राइट भी रख सकती है। अब अगर हम महर पे दोबारा आ जाएं तो दो किस्म के महर हैं। महर मुअज्जल है जो आपको जैसे प्रॉम्प्ट डावर कहते हैं, जो आपको मौके पे देना होता है, और दूसरा महर मुवज्जल है जो डिफर्ड डावर है, जो आप किसी भी टाइम, आप जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट की इस जजमेंट ने बता दिया कि आप वो मांग सकते हैं। तो कानून, अदालतें ओवर द टाइम हमने देखा कि बहुत कोशिश की उन्होंने कि वो औरत का साथ दें। फॉर एग्ज़ाम्पल इन रीसेंट टाइम्स अगर आप देखें तो ये कॉन्सेप्ट अब पाकिस्तान से ख़त्म हो रहा है कि आप बहनों का, औरतों का हक मार लें। ये इन रीसेंट टाइम्स सुप्रीम कोर्ट इस पे बहुत स्ट्रिक्ट है, लाहौर हाई कोर्ट की बहुत स्ट्रिक्ट जजमेंट्स आई हैं कि अगर आप 25 साल बाद भी बहन आके अपना हक मांगे तो उसको उसका हक मिलेगा। तो ये कानून की तो कोशिश है औरत के साथ खड़े होने की, लेकिन मुआशरा इसके लिए क्या कर रहा है, या ओवरऑल हम एज अ सोसाइटी जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें मीडिया भी स्टेक होल्डर है, वकला भी स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है, हम इसके लिए क्या कर। तो आई थिंक दिस इज़ द मेन इशू। अच्छा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। अब हमारे पास कवानीन हर चीज़ के लिए मौजूद हैं और ओवर टाइम वही बात है कि खातून को सपोर्ट। अब मेरा सवाल उस दिन एक और लॉयर भी हमारे पास आई थी, मैं उनसे यही बात करी थी कि क्या ख़वातीन को उनके राइट्स पता है जिनके लिए ये अदालतें कोशिश कर रही हैं, आप जैसे लोग एफर्ट पुट कर रहे हैं, बट एक खातून को जब पता ही नहीं है कि उसके राइट्स हैं क्या, तो वो कैसे इस चीज़ को सीख भी करेगी जस्टिस को। ये एक अवेयरनेस का पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लैग करता है, और ये इससे स्पेसिफिक तबके में नहीं है तला साहब। आई बिलीव कि ये हर खातून का इशू है। दैट इज़ ट्रू। आई मीन इससे बेहतर इस चीज़ को रखा नहीं जा सकता कि औरतों को उनके राइट्स का, मेजॉरिटी ऑफ द राइट्स का पता ही नहीं है, और यही नहीं पता कि हमने किस दरवाजे पे जाना है अगर हमने अपने राइट्स को इन्फोर्स करवाना है। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, आई थिंक इन टैबूज़ को तोड़ना पड़ेगा। ये जो प्री पार्टीशन जो हम 1000 साल सब कॉन्टिनेंट में रहे और वो जो चीज़ें हमने अब्जॉर्ब कर ली अपने अंदर के, जो वो उनकी रस्में रवाज हैं, वही हम उन्हीं रस्मों के साथ आगे चलेंगे। आई थिंक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हमने थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया, और जो कल्चरल चीज़ें थी, कल्चरल चीज़ें सब कॉन्टिनेंट की जो बेसिकली थी, हमने उनको ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया। तो इस वजह से आई बिलीव कि इस पे काम होना चाहिए, इवन स्कूल लेवल पे होना चाहिए। जो प्राइमरी एजुकेशन है बच्चों की, जब उनके दिमाग बन रहा है वहाँ पर उन्हें, अगर वो अपनी फैमिली में अगर आज एक बच्चा ये देख रहा है कि बीइंग
औरत मैं इन चीज़ों को क्वेश्चन नहीं कर सकती, मैं अपने बाप के साथ जाके ये बात नहीं कर सकती, मैं अपनी माँ को नहीं कह सकती कि मुझे निकाहनामा दिखा दें, मेरे कौन कौन से राइट्स हैं। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब अगर घर से ही स्नब कर दिया जाएगा तो वो प्रॉब्लम परसिस्ट करेगा और उसकी इन्फोर्समेंट के लिए भी करेगा कि अगर वो बेचारी औरत अकेले कोर्ट जाना चाह रही है अपनी राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए, तो वो फैमिली जो हमेशा कहती थी कि ये आप तो इन चीज़ों को नहीं देख सकती या आप तो छोड़ो, माशरा क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, तो क्या वो फैमिली कोर्ट जाने में उसको सपोर्ट करेगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी 0%। एग्जैक्टली। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। अवेयरनेस का भी प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ इन सोशल टाबूज को तोड़ने का भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और फैक्टर जो मैं चाहूँगी, अब बिकॉज अदालतें फ़ैसला दे देती हैं, कानून बने हुए हैं, सारी चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं, अब इम्प्लीमेंट हर लिहाज से, भाई कुछ स्पेसिफिक केस की बात नहीं करी या हमारे मुल्क के अंदर बड़ा मसला है इम्प्लीमेंटेशन का। अगर कोई करना चाहता है तो उसको परसू करने के लिए जो चैलेंजेस हैं, और वही बात है कि पता ही नहीं है जाना क्या है, किस तरीके को, किस प्रोसेस को ऑप्ट करना है, ये जो इम्प्लीमेंटेशन का चैलेंज है, डोंट यू थिंक कि ये भी उसी टैबू के साथ हमें ब्रेक करना है? 100%। देखें, इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है, अब बदकिस्मती हमारी ये है कि यहाँ पर जो नॉर्मल प्रैक्टिस है पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर कि अगर एक केस का फ़ैसला होता है, मिसाल के तौर पे कोई एक केस है, वो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से चलता है, उसके बाद वो अपीलेट कोर्ट में जाता है, अपीलेट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और 20-25, ये मैं फैमिली लॉज की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूँ, और वो आपके हक में होता है तो फिर आपको अलहदा से उसकी एग्जीक्यूशन भी चल रही होती है। वो एक अलहदा कोर्ट केस है। जो फैसला आपके हक में आया, आपने एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में उसको एग्जीक्यूशन में भी लेकर आना, तो वो एक अलहदा से आप कानूनी जंग लड़ रहे हो तो कि इसकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगी। बिल्कुल ठीक है। तो इट्स नॉट ईजी, बट अगैन ओवर द टाइम वी हैव सीन कि जो हमारी लेजिस्लेचर है और जो कोर्ट्स हैं, स्पेशली उन कवानीन में जहाँ औरतें इन्वॉल्व हैं, दे आर शोइंग अ वेरी वेरी प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। और ऐसे कवानीन आ रहे हैं जिस तरह फैमिली लॉज हैं, इसके अंदर भी अब कोशिश ये है कि जल्द अज जल्द केसेस को कंक्लूड किया जाए। तो जो हम देखते हैं जहाँ सालों साल लग जाते थे, इन रिसेंट टाइम्स स्पेशली इन पंजाब वी हैव सीन कि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। फैमिली केसेस को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जाया जाता है और कंक्लूजन की तरफ पहले लेकर जाया जाता है। तो होपफुली ओवर द टाइम इन चीज़ों को और मज़ीद बेहतर किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से तला साहब रिगार्डिंग दिस हाई कोर्ट डिसीजन, मैं चाहूँगी ख़वातीन के लिए एज अ लॉयर, एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन? I mean, I would only want to say कि as far as the law is concerned, law is on your side at this point of time. Law आपके साथ खड़ा है। आपको अपनी आवाज़ ख़ुद बनना पड़ेगा। जिस माशरे में बदकिस्मती से हम रह रहे हैं, कुछ खुशाइन चीज़ें तो हो रही हैं, बट यू हैव टू मेक अ वॉइस फॉर योर सेल्फ। और काइंडली कोशिश कीजिए आज के इस मॉडर्न टाइम के अंदर जहाँ पर ये रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल हैं थ्रू ऑनलाइन चैनल्स, और आप जाके रिसर्च करें कि आपके राइट्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, आप कैसे इन्फोर्स करवा सकते हैं, और होपफुली थिंग्स विल बी मच बेटर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद तला मुश्ताक माहिर कानून हमारे साथ मौजूद था। हाई कोर्ट का फैसला आया जी, और इस पे हम बात कर रहे थे। बड़ा ज़रूरी है कि ख़वातीन को भी पता हो कि उनके राइट्स क्या हैं और उनको क्या सिस्टम इतना सपोर्ट कर रहा है कि उनको कौन कौन से रास्ते ऑप्ट करने हैं अगर वो कोई भी डिसीजन या अपनी चीज़ करवाना चाहते हैं। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। पोस्ट ईद डिस्कशंस अब होने वाली हैं, क्योंकि ईद से पहले हम ईद की तैयारियों पे बात करते हैं और उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि एहतियात दो कि ईद से पहले भी हमें बताना चाहिए था, लेकिन अब ईद के बाद भी हम बता सकते हैं क्योंकि बड़ा ज़रूरी टॉपिक है। ईद हो और मेहंदी ना लगाई जाए ऐसा मुमकिन ही नहीं है। खुशियाँ जब आप सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो उस पर ख़वातीन नहीं बल्कि जो छोटी बच्चियाँ हैं उनको बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि वो मेहंदी लगवाएँ, खूबसूरत डिज़ाइंस होते हैं, फिर कलर बड़ा डार्क आना चाहिए, ये भी एक बड़ा कंपटीशन होता है। लेकिन इसमें अक्सर लोग जो मार्केट में दस्तयाब जो तैयार शुदा केमिकल वाली मेहंदी है उसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि वक्ती तौर पे तो खूब आपके कलर आता है, लेकिन बाद में इसके कई मसाइल भी आ जाते हैं। और अक्सर देखा जाता है कि ईद के बाद
कई लोगों को हाथों पे एलर्जीज़ हो जाती हैं, फिर आपको ख़ारिश या हत्ता कि बर्न्स तक भी एक्सपीरियंस किए हैं, जो दरअसल एलर्जी हो या केमिकल रिएक्शन आप इसको कह लें। और ये मसाइल ख़ास तौर पर मेहंदी के इस्तेमाल से भी होते हैं, जिसमें केमिकल्स का, जैसे मैंने कहा, इस्तेमाल है, जो आपकी स्किन के लिए बड़े डेंजरस है। तो अब हमने बात करनी है कि इन केमिकल वाली मेहंदियों से कैसे बचना है, और ख़ुदा न खास्ता अगर कोई एलर्जी हो गई है तो उसको कैसे क्योर किया जा सकता है। सो इस वक्त डॉक्टर ज़हरा हसन हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब भी ये डॉक्टर ज़हरा हमारे पास आती है। थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर ज़हरा, आपने मेहंदी लगाई है, मैंने देखा Oh, है, बिल्कुल, लेकिन it's आपने a एक more of अच्छा a natural। सोल्यूशन, हाँ, आपने मुझे इसका अच्छा सोल्यूशन बता दिया जी। ऑफ एयर। अब मैं चाहूँगी आप ज़रा हमें ये केमिकल वाली मेहंदी से डराएं भी, जी, और जी, इसके ज़रूर। ऑल्टरनेट्स पे भी बताएं कि हमें क्या क्या एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है। क्या बेसिकली जो मार्केट में ज़्यादातर अवेलेबल है वो केमिकल बेस्ड होती है। उसके अंदर कहलाया जाता है PPD। PPD इज़ पैराफिनाइलिडामाइन। बेसिकली एक केमिकल है जो कि बहुत जल्दी जो मेहंदी का रंग आ जाए, रेडिश आ जाए, और 5 से 30 मिनट के अंदर अंदर आ जाए, वो लगाई जाती है। उसके अंदर ये लोग समटाइम्स गैसोलीन, केरोसिन जैसे जो है ना कंटेंट भी डालते हैं, जो कि बच्चों के लिए, स्पेशली औरतों के लिए बहुत इंजूरियस है और इतने नुकसानदेह है कि ना सिर्फ इचिंग, स्वेलिंग, रेडनेस होती है, बल्कि आपके सिस्टमिक के अंदर भी जो है जाके वो काफ़ी चीज़ें लिवर और किडनी को भी डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है स्किन है। स्किन की आपकी सेकंड थर्ड लेयर तक अगर वो जाएगा, सेकंड लेयर तक जाएगी वो, तो वो एब्जॉर्ब ब्लड स्ट्रीम करेगी। जब वो ब्लड स्ट्रीम एब्जॉर्ब करेगी, वो सीधा ऑर्गन्स की तरफ वो जाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नेचुरल जो प्लांट बेस्ड है, जो हमारी हेना जो हमारी माएँ पहले लगाती थी, ठीक है, जो कि सूदिंग इफेक्ट देती थी, कूलिंग इफेक्ट देती थी, ठीक है, और प्लांट बेस्ड होती थी वो, तो वो लगाएं रादर देन के केमिकली बेस्ड लगाएं। और फिर उसके बाद ना सिर्फ बर्निंग होती है, स्कारिंग, पिगमेंटेशन रह जाती है। हमारी जो नेचुरल हिना है दैट इज़ लाइक ब्राउनिश रेडिश सी, उसकी हल्की सी ऑरेंज सी आती है। उसकी जब आप अपीयरेंस भी देखेंगे या स्मेल भी जब आप करेंगे ना, तो प्लांट बेस्ड होगी। जहाँ पे आप केमिकली आ जाएंगे, वो आपको रेफ्रिजरेट करनी पड़ेगी, और उसमें जो है ना नेचुरल ऑयल्स नहीं होंगे, उसके अंदर केमिकल बेस्ड आपको जो है ना स्मेल आ रही होगी। तीसरी बात ये, जो केमिकल बेस्ड होती है वो बाहर पड़ी रहेगी, तो वो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। उसकी शेल्फ लाइफ क्या है, वो खुद ब खुद अपना वो कर लेती। लेकिन अगर नेचुरल हिना आप बाहर रखोगे तो वो क्या होती है, वो ख़राब हो जाती है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि यू कैन कम टू नो कि ये नेचुरल हिना है या आपकी केमिकल बेस्ड है ये। अच्छा, अब जिनको हो गई है, खुदा ना खास्ता, बिकॉज आई बिलीव के ईद के बाद या कोई अब वेडिंग सीजन भी है, तो लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं। कैसे प्रिवेंट कैसे करना है, क्योर कैसे करना है? बेसिकली प्रिवेंट कैसे करना है, पैच टेस्ट। पैच टेस्ट मीन्स आपने फोर आर्म के ऊपर लगाया, 10-15 मिनट के लिए उसको छोड़ दिया। स्पेशली बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए कि उनको रैश ना हो जाए, इचिंग ना हो जाए, मतलब ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, मतलब उसके अंदर पानी भरे जो है उर्दू में जो कहते हैं वो बन जाते हैं। तो उसके अवॉइड करने के लिए आप पैच टेस्ट करें। उसके बाद जो है अगर कुछ हो भी जाता है, लूक वार्म वाटर के अंदर कंटिन्यूसली उसको रख के वॉश करें। उसके बाद कोल्ड कंप्रेस कर दें। कोल्ड कंप्रेस मींस कि आप ठंडी जो आइस होती है उसके अंदर जो है ग्लव के अंदर डाल के या किसी भी कपड़े के अंदर डाल के उसके लिए टेम्प्रेरी तौर पे आप रख दें। उसके बाद फ़ौरन एंटीबैक्टीरियल क्रीम या एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम आप लगा दें, और अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो ऑफ द काउंटर जो पॉलीफिक्स पड़ी हुई है वो लगा के फ़ौरन डर्माटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन के पास लेके जाएं कि किस लेवल का वो इच हुआ है, कौन सा ब्लिस्टर हुआ है। उसमें भी जो है टाइप्स होते हैं। हम फिर भी जो है ना अंडा लगाने शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ लगाना शुरू कर देते हैं, ओवर द काउंटर चीज़ें करना हम शुरू कर देते हैं। ये पहला स्टेप है। उसके बाद जस्ट गो टू द डर्माटोलॉजिस्ट एंड यू विल बी इन गुड हैंड्स। बट यू शुड ऑलवेज कीप एक एंटी बैक्टीरियल क्रीम अपने घर पे ज़रूर रखें, और एक एंटी फंगल ज़रूर रखें, और एंटी इन्फ्लेमेटरी ज़रूर रखें। जैसे मिसिट्रेसन है, हर किसी के पास होती है, आपकी क्विंच है, हर किसी के पास होती है। बर्न ना हो जाए, स्कारिंग ना हो जाए। एक चीज़ मैं बताना भूल गई, जो पिगमेंटेशन होती है वो भी हो जाती है। पिगमेंटेशन लॉन्ग टर्म भी हो जाती है। जो केमिकल ने अपना कलर छोड़ा है वो भी उसके अंदर स्कारिंग के अंदर वो रह जाती है, सेकंड लेयर तक वो रह जाती है। सो देन द प्लास्टिक सर्जन कम्स इनटू हैंड। तो वो बड़े ज़रूरी होता है कि बच्चों का पैच टेस्ट करके लूक वार्म मतलब उससे धो के देखें बच्चे को रैश तो नहीं हुआ है। सही है, आजकल तो वो वाइट वाली भी चल रही है, उसके लिए भी आप ध्यान रखें कि वो जो वाइट वाली बड़ी खूबसूरत सी लग रही है आजकल, तो वो उसमें भी देखें कि डज इट कंटेन केमिकल्स और डज इट नॉट।
Like people are usually using markers or stuff like that. That is perfectly fine, but there is always an alternative to that. What are they putting into that white wala mehndi? And can you call it mehndi or not? No, it's not mehndi. It's not a mehndi. It's a sticker. It's just a color. I have strong reservations on that because people are putting white stickers on their hands and feet and they're saying it's Those mehndi. are just like stickers. There's just the stickers, so that you cannot call it henna. हाँ, ये henna नहीं है. Please आपको जी, कोई जी. henna कह के लगा रहे हैं तो नहीं, गलत कह रहा है वो आपको. ये So that is the precautionary measures you need to take. और अगर हो जाए तो आप एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी लगा के या पॉलीफेक्स लगा के कोल्ड कंप्रेस करके उसको डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन के पास फौरन भेज दें कि दिस थिंग हैज हैपेंड. एक चीज और, जो नेचुरल हिना होती है वो कम से कम लेती है कोई 48 आवर्स इन ऑर्डर टू get the color. ठीक है, but the chemical वाली it takes around like 30 minutes, 10 to 30 minutes in order to get it done. 30 भी आप ज़्यादा बता रही हो, मैंने तो 5-5 मिनट में वो देखा है कलर आ जाते हैं. You're absolutely right. लोग बच्चों को लगवा रहे हैं. अच्छा, मैं गलत नहीं कह रही, लगवाएं बट अपने बच्चों को, because उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है. It's a baby skin, it's a raw skin. अल्लाह ताला ने बड़ी raw skin रखी हुई है उनकी. So you what you need to do is be careful of getting it done. I would prefer not to get it done on the baby आप बच्चों को टाल तो नहीं सकते. वो कहते हैं जी हमने लगा दी है मेहंदी. Use a natural henna. Use a natural henna. घर पर इतने अच्छे तरीके हैं बनाने के. Of course, there are stickers even, लगाए उसके ऊपर natural henna लगाए. You leave it for like good 2-3 hours and then you wash it and then you take out the sticker out. और वो डिजाइन बन जाता है. Oh yeah, that's what I did. हाँ, ये और फिर हैक था जो डॉक्टर ज़ारा ने बता दिया कि स्टिकर लगाया, उसके बाद नेचुरल हिना लगाई, आपके पूरे हाथ पे डिजाइन हो गया. बिकॉज हमारे घरों में तो पहले हमारी अम्मियाँ बड़े टोटके करके मेहंदी बनाती थी जिससे कलर आता था. उसमें नेचुरल ऑयल्स डालते थे और वो चाय की पत्ती डालना और पता नहीं क्या क्या डाल के कलर डेवलप. एब्सोल्युटली राइट. और आज के लिए जो यूकलिप्टस ऑयल और ये जितना भी हम बड़ा यू हो गए हैं, वो बेचारी हमारी माएँ क्लोव ऑयल डाल देती थी इन ऑर्डर टू गेट इट मोर क्विकली एंड इट स्टेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. समटाइम्स वो क्लोव का हम वो भी लगा लेते थे कि गरम तवे पे गरम करके आप कर लें. इवन हमने सरसों का तेल उसको गरम करके अपनी मेहंदियों के ऊपर कितनी देर लगाया है. Actually agree with you. बिकॉज मुझे याद है मेरे घर में तो बहुत मेरी अम्मी मेहंदी इस्तेमाल करती थी बालों के लिए for the cooling effect. हाँ, तो वो मुझे पता है कि हमने वही मेहंदी हाथों पे लगाई और अच्छा कलर आया. बहुत अच्छा कलर. I totally agree with that. So be safe and please. और ये ऑर्गेनिक तरीके डॉक्टर ज़ारा, don't you think अब दोबारा वापस आ रहे हैं? अब लोग ऐसे कर रहे हैं. The time is turning back. Everything's we going back to our millennials era. We are millennials, so we are going back to that. So I think you should go with the organic rather than going with the chemical in order to get the instant results. Okay. अच्छा, अब ये जो हम पिक्चर्स भी देख रहे हैं, इट्स वेरी डेंजरस. पता नहीं क्यों दिखा रहे हैं ये, क्या कर रहे हैं भाई, ये डरा रहे हैं. नहीं, these are वाकई में the scars, blisters और फिर उसके बाद जो है ना मतलब स्किन उतर रही है और पीलिंग हो रही है ये. और फिर उसके बाद ये देखें, ये ब्लिस्टर्स बने हुए हैं इन लोगों के. ये अच्छा डॉक्टर ज़ारा, ये जो मेहंदी लगा दी, कलर आ गया, ठीक है, अब जब ये उतरती है तो ये प्रॉपर स्किन के साथ बेसिकली दैट इज दिस व्हाई, बिकॉज उसके अंदर जो मैंने बताया पैरा जो आपका पीपीडी है, ठीक है, पीपीडी है, केरोसिन है. अब उन्होंने क्या क्या करके गैसोलीन डाला हुआ है, जो हेयर डाइज में डालते हैं अमोनिया है. सो यू थिंक इट विल गोइंग टू, हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती है, सुपरफिशियल, मिडल एंड देयर इज अ डीप. तो जब ये आपके ब्लिस्टर्स और इस तरह के होते हैं, या आपके तो प्रॉपर फर्स्ट लेयर तो वैसे ही गई आपकी स्ट्रेटम कॉर्नियम और ये जितना भी है ये आपका गया, तो उसको हील होते होते भी कोई 1-1.5 साल लगेगा. वो भी इफ़ यू आर गोइंग टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर प्लास्टिक सर्जन, वो बेचारे आपको सिम्टोमेटिक ही फिर ट्रीटमेंट देते जाएंगे, टॉपिकली देते जाएंगे, फिर ग्राफ्टिंग पे आ जाते हैं हम लोग. फिर आप ही से वो लेंगे और फिर ग्राफ्टिंग पे वो आ जाएंगे, लेकिन वो तो पे नहीं करेंगे, आपको प्रिकॉशनरी मेजर वो ज़्यादा देंगे. वो बिल्कुल ठीक है. तो ये है कि पिगमेंटेशन, ये जो दिखा रहे हैं पिगमेंटेशन हो गई, परमानेंट पिगमेंटेशन हो गई. अब उसको कैसे करें? पहले तो आप उसको डिज़ोल्व करेंगे, उस ब्लिस्टर्स को, इचिंग को, स्वेलिंग को आप डिज़ोल्व करेंगे. फिर उसके बाद जब वो सबसाइड कर जाएगा, जो स्कारिंग छोड़ी हुई है, फिर उस पे आएंगे. तो इट टेक्स वीक्स एंड मंथ्स इन ऑर्डर टू गेट इट डन.
हाय खौफनाक काम है, लेकिन अच्छा है क्या घर पे ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल ऑर्गेनिक का इस्तेमाल, जैसे ऑर्गेनिक वैक्सिंग भी आप घर पे बनाते हैं, करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ शुगर, विद द हेल्प ऑफ हनी, एंड देन यू पुट लेमन एंड ऑल दैट थिंग। तो कुछ जो है अब, या कुछ क्या, अब यू गो बैक टू योर ऑर्गेनिक स्टफ। आई गेस लवली, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़ारा, Lovely meeting you again. लाइकवाइज डॉक्टर ज़ारा हसन हमारे साथ मौजूद थी जी। और ईद पर हम मेहंदियाँ लगाते हैं, शादियों का सीज़न आता है, बी केयरफुल विद दैट, पैच टेस्ट ज़रूर करें। और बच्चों की सेंसिटिव स्किन के ऊपर कुछ भी अप्लाई करने से पहले डू चेक कि वो बड़ी सेंसिटिव होती है, और ख़ास तौर पे बच्चियों को शौक तो होता है, अब आप उनको रोक नहीं सकते, बट एहतियात ज़रूर कर सकते हैं। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ईद की खुशियाँ जी जब होती हैं तो जब सिनेमा घरों में रौनकें भी साथ ही बहाल हो जाती हैं। ये सिर्फ नई फिल्म्स की नुमाइश नहीं होती, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री जो है उसमें एक उम्मीद की किरण भी आती है और उसकी उम्मीदें भी स्क्रीन पर नज़र आती हैं। इस ईद पर जी पाकिस्तानी सिनेमा में दो जो प्रोमिनेंट फिल्म्स थी, आग लगे बस्ती में और बुल्ला के ज़रिए एक बार फिर अपनी मौजूदगी का भरपूर एहसास दिलाने की कोशिश की गई है, और बड़ी कामयाबी से कोशिश की गई है। आग लगे बस्ती में इसको बड़ा अच्छा फीडबैक मिल रहा है, इवन बुल्ला के हवाले से कहा जा रहा है कि बड़ी अच्छी कहानी है। एक तो बड़ी हल्के फुल्के अंदाज में पेश की गई कहानी है, और दूसरी जानिब एक्शन और शिद्दत से भरपूर बयानियाँ। दोनों फिल्म्स नाजरीन को बड़ी इंटरटेनमेंट का भी बाइस बन रही है, और इससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हर साल हम ईद के ऊपर पाकिस्तानी फिल्म्स को देखते हैं। दो के बड़े चैलेंजेस से गुजरी है हमारी इंडस्ट्री, और गुजर भी रही है आई बिलीव, लेकिन स्टिल प्रोड्यूसर्स हों, एक्टर्स हों, प्रोडक्शन हाउसेस हों, वो कोशिश कर रहे हैं कि एक नई स्टोरी लाइन के साथ, कुछ अच्छी प्रोडक्शन के साथ चीज़ों को, अपनी इंडस्ट्री को बेहतर किया जा सके। ये फिल्म जो ईद के ऊपर आ रही हैं और आई भी हैं, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को, उस पर हम ज़रा तजिया ले लेंगे। खुर्रम सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं, फिल्म क्रिटिक है, उनको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दो फिल्म्स आई हैं जी पाकिस्तान के अंदर जो भी रिलीज़ हुई हैं, और इंटरनेशनली भी अब आई बिलीव कि इनको किया जाएगा, लेकिन दोनों मूवीज़ के हवाले से और जो सिनेमा में दोबारा से हमने एक इंटरेस्ट देखा लोगों का हर ईद के मौके के ऊपर, इनफैक्ट हम देखते हैं कि लोग जाते हैं मूवीज़ देखते हैं। आपका क्या तज्जिया है इस पर? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, इस बार बहुत ज़्यादा गहमा गहमी देखने को मिल रही है, और पाकिस्तान में इस ईद उल फितर 2026 के मौके पर 3 फिल्में रिलीज हुई। आग लगे बस्ती में बिलाल आतिफ खान की, बुल्ला शोएब खान की, और उसके साथ साथ नदीम चीमा की दिल्ली गेट। तो तीनों फिल्मों के लिए बहुत एक माहौल था, और इनकी प्रमोशन भी जारी थी, और रमज़ान में हमने देखा। लेकिन जो असल मुकाबला जो हमें देखने में आया वो बुल्ला और आग लगे बस्ती के दरमियान ही था, क्योंकि उसमें ये नज़र आ रहा था कि दोनों फिल्मों की कास्ट भी बड़ी है, दोनों फिल्मों की कहानी, एक्शन, और फिर उनके मौज़ूआत, और फिर एक बड़ी चीज़ जो मैं कहूँगा कि कराची और लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री का भी मुकाबला था। ये बुल्ला जो है वो लाहौर को रिप्रेजेंट कर रही है, और आग लगे बस्ती में कराची को रिप्रेजेंट कर रही है। तो और दोनों जॉनराज अलग थे, कॉमेडी और एक्शन, तो लिहाजा हर लिहाज से ये फिल्में एक दूसरे से मुमताज़, मुख्तलिफ, मुनफरिद थी, और इसी वजह से नाजरीन ने इन दोनों को फोकस किया। और इस वक्त ईद पर बॉक्स ऑफिस पर इन्हीं दोनों के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला जारी और सारी है। बिल्कुल सही बात है, और मैं देख रही थी कि बहुत सारी अच्छे रिव्यूज़ हमें मिल रहे हैं, और आई थिंक कि ये अच्छे रिव्यूज़ का जो ट्रेंड है, मैं ज़रूर इस पे आपका, चूँकि आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप क्रिटिक भी हैं, वो रियली बिलीव के पहले सिनेमा में मूवी लग जाना, लोगों का देखने देना उनको, और उसके बाद रिव्यूज़ की तरफ आना, ये कितना इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज आई थिंक कि हम जैसे बहुत सारे लोग एक परसेप्शन बिल्ड करते हैं, जब आप कोई अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई ऐसी चीज़ डालते हैं जो समहाउ कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव वे में चाहे कह रहे हों, लेकिन अवाम का उससे परसेप्शन बिल्ड होता है। अभी ये जो आग लगे बस्ती में बहुत बड़ी कास्ट है, और इवन ताबिश हाशमी ने इसमें डेब्यू किया है, जो कि एक टीवी होस्ट भी हैं और उस सेक्टर में भी है। सो हाउ डू यू सी कि ये रिव्यूज़ और ये जो नए लोगों का आना है और इतनी अच्छी ग्रैंड एंट्रीज होना है मूवीज़ में, कितनी इम्पोर्टेंट है? जी, ये बहुत अहम है, और ये ज़रूरी है। अब पाकिस्तान में चूंकि ऑलरेडी हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत क्राइसिस का शिकार है, तो सिर्फ फिल्म बना लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि फिल्म की प्रमोशन करना, फिल्म के लिए
निकल कर पब्लिक तक आना, आवाम में आना और लोगों को ये बताना कि वो किस तरह की फिल्म देखने जा रहे हैं, ये प्रोसेस करना तो बहुत जरूरी है। और ये अब तमाम फिल्म मेकर कर रहे हैं, हमने देखा। इवन सिर्फ यही नहीं, बल्कि फिल्म की प्रमोशन के अलावा फिल्म के प्रीमियर्स भी हुए। दोनों फिल्मों के खास तौर पे ये प्रीमियर्स हुए, और उसके साथ साथ दूसरे दिन, फिल्म की रिलीज के दूसरे दिन, जो फिल्म बुल्ला है उसकी कास्ट ने पब्लिक के साथ बैठ के फिल्म देखी। ये भी एक ट्रेंड सेट किया उन्होंने इस मौके पर, जो कि बहुत जरूरी है। इससे ये अंदाजा होगा हमारे फिल्म बीनों को कि वो इस स्ट्रगल में साथ हैं सब लोग। ये नहीं कि सिर्फ एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर फिल्म बना रहा है और वही कोशिश कर रहा है कि वो उसकी सर्वाइवल की लड़ाई लड़े। जहां तक फिल्म के अगर हम यॉन्ड्रा की बात करें, इसकी नौयत की बात करें, आग लगे बस्ती में एक हल्की फुल्की रोमांटिक फिल्म है और डार्क कॉमेडी है। यानी एक ऐसी कॉमेडी जो एक सिचुएशन का शिकार है कि किस तरह एक मियाँ बीवी अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और हादसाती तौर पर वो जराइम की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं, और फिर किस तरह वो अपने आप को बचाते हैं। तो माहिरा खान और फहद मुस्तफ़ा दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, लिहाजा वो इस फिल्म में भी दिखाई दे रही है। अलबत्ता फहद मुस्तफ़ा ईद के मौके को फोकस करके इसी तरह की फिल्में माजी करीब में भी बनाते आए हैं, तो उन्होंने कोई खास सरप्राइज तो नहीं दिया, लेकिन एक अच्छी तफरी वाली फिल्म है। और अगर आप हल्की फुल्की कॉमेडी, जो कि ज्यादातर लोग हमारे यहाँ देखते हैं, तो उस लिहाज से ये फिल्म देखी जानी चाहिए और देखी जा रही है। यानी कराची का मैं आई विटनेस हूं कि ईद का ये पूरा वीक जो है टिकट्स अवेलेबल नहीं है कराची में। इवन लाहौर में भी ये तो सिचुएशन है कि हमें टिकट्स जी बहुत मुश्किल से मिली हैं, और जिनको मिली भी हैं जी बिकॉज आई बिलीव हाउसफुल चल रहे हैं, बिकॉज जी सिनेमाज वैसे लिमिटेड हैं, बट आई बिलीव कि लोगों का इंटरेस्ट है वो सिनेमाज में वैसे भी फुल मिल रहे हैं। ऐसा ही है। तो ये इस बात की अलामत है कि हमारे अवाम, हमारे फिल्म बीन फिल्म देखना चाहते हैं। अगर अच्छी फिल्म होगी तो वो जरूर देखेंगे। दूसरी तरफ बुल्ला जो है, बुल्ला भी बहुत ज्यादा पजीराई हासिल कर रही है। लाहौर में इसका प्रीमियर भी हुआ, और जैसा कि मैंने बताया कि कास्ट ने फिल्म देखी पब्लिक के साथ बैठ के, और बहुत अच्छा रिस्पांस है। पंजाबी फिल्म है, कहीं कहीं मुझे मौला जट के शेड्स भी नजर आए इस फिल्म में, कहीं कहीं कुछ हॉलीवुड फिल्मों का टच भी है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी एक अच्छी कोशिश की गई। और दोनों फिल्में जो हैं देखी जा रही हैं। और इस वक्त आग लगे बस्ती जो है, बस्ती में उसका तो बॉक्स ऑफिस अच्छा खासा तगड़ा हो गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 8-10 दिन 15 दिन में ये फिल्म अगर इसी तरह चलती रही तो ये अपनी लागत भी पूरी कर लेगी। मतलब ये बहुत अहम बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज आई बिलीव कि हमारा इंडस्ट्री में जो लोग प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा चैलेंज यही है कि जब वो मूवीज़ बनाते हैं, बिकॉज जाहिर है कि इन्वेस्टमेंट है, और हमारी इंडस्ट्री उस तरीके से जो कह ले इस्टेब्लिश्ड भी नहीं है, मतलब जिस लेवल पे हम जी कंपेयर कर रहे होते हैं दीगर इंडस्ट्रीज के साथ। बट आई बिलीव कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक प्रोडक्शन हाउस ने या प्रोड्यूसर ने जब पैसे लगाए, एटलीस्ट उसकी वो लागत पूरी हो। और ये माजी में रिसेंट टाइम्स में देखा है कि ऐसा हुआ है और हो भी रहा है, जो कि एक अच्छा ट्रेंड है समहाउ। जी बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी है, फिल्म का बिजनेस करना जरूरी है, क्योंकि फिल्म बिजनेस करेगी तो फिर वो जो एक सर्कल है फिल्में बनने का, वो अमल दरामद होगा। पंजाब में तो बहुत फिल्म के हवाले से फंड्स का जो ऐलान हुआ है हुकूमत पंजाब की तरफ से, ये भी बहुत खुशाइन है। और बाकी सूबों को भी इसकी तकलीद करनी चाहिए, क्योंकि जब तक सरकारी सरपरस्ती नहीं होगी तब तक फिल्मों को उसके तसलसल में लाना वापस, जैसे कि पहले फिल्में रिलीज हुआ करती थी, उस पूरे प्रोसेस को दोबारा से ऑन करना एक बहुत अहम काम है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब उसकी तरफ थोड़ी पेशरफ्त हुई है। ठीक है, इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से ख्वाम साहब, ऑब्वियसली आपने ओवर टाइम एक्सपीरियंस किया है कि मूवीज़ हमारी इंडस्ट्री ने एक अरूज भी देखा है, एक जवाल भी देखा है, और अब हम दोबारा से उन चैलेंजेस से गुजर के आगे जा रहे हैं। कंसिस्टेंटली मूवीज़ का बनना और ऑडियंस का रिस्पॉन्स, और वो कंटेंट जो ऑडियंस देखे और रिलेट कर सके, वो कितना ज़रूरी है? देखिए, हमें हर हाल में फिल्म चाहे कमज़ोर हो, अच्छी हो, बुरी हो, हम चूंकि ये एक इंडस्ट्री है और पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री जो है वो सेक्रीफाइस कर रही है, मर रही है, तो हमें बीइंग अ पाकिस्तानी
फिल्म लवर ये चाहिए कि हम अपनी फिल्मों को सपोर्ट करें, उसमें जो कमी बेशी है उसको ही निशानदही करें, लेकिन फिल्मों को देखने जाएं और अमली तौर पर इस फिल्म इंडस्ट्री की बहाली में अपना हिस्सा डालें। और मुझे ऐसा लगता है अगर हम ये करते रहे, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम आ जाएंगे फिल्म इंडस्ट्री की बहाली की तरफ। जैसा कि अब 3 फिल्में एक साथ रिलीज होना बहुत ही अच्छी अलामत है, और फिल्म मेकर्स को भी चाहिए कि सारी फिल्में एक साथ रिलीज ना करें। अगर ये डिवाइड कर लें कि 3 महीने में एक फिल्म रिलीज होगी और साल में अगर फर्ज करें 5 फिल्में बन रही हैं और उनकी रिलीज की डेट अलग कर ली जाए, तो सारा साल पाकिस्तानी फिल्म जो है वो सिनेमा की स्क्रीन पे दस्तयाब रहेगी। उसके साथ फिर इंग्लिश फिल्में, इंडोनेशियन हॉरर फिल्में, इंडियन पंजाबी फिल्में, ये सारी भी सपोर्ट करेंगी जो कि साथ साथ रिलीज हो रही हैं। तो हम एक रिदम बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि हम फिजिकल सिनेमा को प्रमोट कर सकें और उसे उजागर कर सकें आगे लाने के लिए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया। खुर्रम सुहेल फिल्म क्रिटिक और जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे जी। पाकिस्तान में 3 मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, लेकिन आग लगे बस्ती में और बुल्ला के हवाले से बड़े अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं और लोग सिनेमाज़ में रश भी है, टिकट्स अवेलेबल नहीं है, बट आई बिलीव कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम जा रहे हैं बिकॉज एंटरटेनमेंट भी है और लोगों का इंटरेस्ट भी है। सो आप भी ज़रूर मूवी देखें और उसके बाद अपने रिव्यूज़ दें। ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है हमेशा कि हम रिव्यूज़ बहुत पहले और बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। अगर एक थ्रिलिंग या अगर कोई एक हल्की फुल्की एंटरटेनमेंट भी आपको सिनेमाज़ में मिल रही है तो उसको प्लीज़ इंजॉय करें, उस पर क्रिटिसाइज़ करने की बजाय उसको थोड़ा सपोर्ट करें ताकि एक मोमेंटम बिल्ड हो और मूवीज़ का, ताकि हमारे लिए भी इंटरटेनमेंट है और आर्टिस्ट और एक इंडस्ट्री चल रही है, उससे कितने लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। सो ये मूवीज़ हैं, देखें, एंजॉय करें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।